हेलो स्टूडेंट्स। आपने पिछली वाली क्लास के जो वीडियो मैंने भेजे हैं उसको देखा होगा। उसमें हमने आवेश के गुणों का अध्ययन किया था और उसमें किसी कारणवश मैं आपको आवेश का क्वांटीकरण का जो गुण है उसका वीडियो नहीं बना पाया था मेमोरी की वजह से। तो आज मैं आवेश का एक आखिरी गुण है आवेश का क्वांटीकरण वो समझाऊंगा। आवेश और द्रव्यमान में जो अंतर होते हैं उनको समझाऊंगा मैं आपको। उसी के साथ में मैं आपको कूलाम का नियम जो है उसी को भी आज समझाई देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पुराने वाले जो वीडियो से संबंधित है एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमने भू संपर्क के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसका भू संपर्क का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रक है। इस ट्रक का मैंने चित्र बनाया है और ये जो ट्रक है यह ट्रक अत्यंत ज्वलनशील, इसके अंदर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब है पेट्रोल या कोई जो एलपीजी गैस जो हम घरेलू यूज में उपयोग में लेते हैं वो इसमें भरी हुई है। तो जो ये ट्रक है ये जब चलती है तो इसके पीछे हमेशा यहाँ पीछे बम्पर से एक चेन लटकाई जाती है। ये एक चेन लटकाई जाती है। चेन जो होती है ये धातु की बनी हुई होती है। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि जो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहन होते हैं उनके पीछे चेन क्यों लटकाई जाती है। तो इसका कारण मैं आपको आज समझाता हूं। तो देखिए क्या होता है कि जब ये ट्रक बहुत तीव्र गति से गतिशील होती है तो घर्षण के कारण इसकी सतह पर आवेश आ जाता है। तो ये देखिए, इस ट्रक की सतह पर आवेश एकत्रित हो गया और ये आवेश भू संपर्कित नहीं हो रहा है। मान लीजिए चेन नहीं लटकाई हुई है। प्रारंभ में ये मानते हैं कि चेन नहीं लटकाई हुई है। ये भू संपर्कित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसमें रबड़ के टायर है और रबड़ कुचालक होता है। तो कुचालक है तो वो इस आवेश को जमीन में नहीं जाने देगा। अब इस आवेश से क्या होगा? तो देखिए, इसके ऊपर ये एक कवर है या जो ढक्कन है जिससे कि हम पेट्रोल को या जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको बाहर निकालेंगे। तो जब भी इस कवर को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इस आवेश के कारण यहाँ पर ढक्कन जहां से खुलेगा वहां पे एक चिंगारी उत्पन्न होगी। जैसे कि अपने गैस का लाइटर होता है उसमें जैसी चिंगारी उत्पन्न होती है वैसी चिंगारी यहाँ पे उत्पन्न होगी और चिंगारी उत्पन्न होने के कारण आवेश चिंगारी उत्पन्न करेगा और इस चिंगारी के कारण इसमें आग लगने का खतरा रहता है। अब यदि हम यहाँ पर एक धातु की चेन लटका दें तो धातु जो होता है वो विद्युत का चालक होता है और चालक होने के कारण इसका जो आवेश होगा वो भू संपर्कित हो जाएगा। जब इसका आवेश भू संपर्कित हो जाएगा तो इसके ऊपर जो भी आवेश है वो निरावेशित हो जाएगी। ये जो ट्रक होगी ये निरावेशित हो जाएगी और जब हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो इसके ऊपर आवेश नहीं होगा। तो आवेश नहीं होने के कारण इसके अंदर जो है आग लगने का खतरा जो होगा वो टल जाएगा। तो ये हमारे को पूछा जा सकता है कि धातु की चेन क्यों लटकाते हैं? ताकि इसका भू संपर्क हो जाए और भू संपर्क होकर इसमें आग लगने का खतरा टल जाए। इसी तरह से इससे संबंधित बिल्कुल सेम टाइप का एक क्वेश्चन और है कि जो एरोप्लेन होते हैं, ये मान लीजिए एक एरोप्लेन है। इस एरोप्लेन के जो टायर होते हैं ये टायर विशेष प्रकार के रबड़ से बनाए जाते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन के टायर विशेष प्रकार के रबड़ से क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण लिखें। तो आप इसका आंसर क्या देंगे मैं बता देता हूं। आपको बताना है कि जब ये प्लेन जमीन पे उतरेगा, जब ये प्लेन जमीन पे उतरेगा तो इसकी गति बहुत तीव्र होगी। इतनी तीव्र होगी कि इस जमीन पे जब ये उतरेगा तो इसके कारण इसकी सतह के ऊपर आवेश आ जाएगा और वो आवेश आने के कारण इसमें आग लगने का खतरा होगा। लेकिन अगर हम इसके टायर के ऊपर धातु की थोड़ी बहुत चालक
पदार्थ की विशेष प्रकार का रबड़ ले और उसमें धातु की कोटिंग कर दे। कोटिंग का मतलब धातु का लेपन कर दे। तो जैसे ही ये प्लेन जमीन पे उतरेगा, इसके चक्कों से होते हुए आवेश जो है वो जमीन में चला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, भू संपर्क के ऊपर आधारित दो उदाहरण। इसी प्रकार से आपको एक और बात बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि जो बिजली ले जाने वाले लाइट, ये थंबे हैं और यहाँ पर ये वायर है जिसके थ्रू बिजली या करंट जो होती है, विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है। इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी इसके ऊपर पक्षी बैठा रहता है। ये पक्षी है, तो पक्षी इस तार के ऊपर बैठा है। यद्यपि इस तार में धारा बह रही है, फिर भी पक्षी इसके ऊपर बैठा है। इसके कारण भी इसको झटका नहीं लगता है। तो इसका कारण आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इसका आंसर देना है कि जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो पक्षी केवल एक तार में बैठेगा, उसका भू संपर्कन नहीं होगा। भू संपर्कन नहीं होगा तो इसके कारण उस पर कोई करंट नहीं होगा। यदि इस पक्षी का दोनों तारों से कांटेक्ट हो जाए या किसी कारणवश से जमीन से टच हो जाए तो इसमें करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भू संपर्क इंपॉर्टेंट होता है करंट के फ्लो करने के लिए। तो ये आपको दो तीन जो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बताए, ये जरूर आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में मैं आपको अगला जो टॉपिक बता रहा हूं वो आवेश का क्वांटीकरण का गुण है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। तो अगला गुण जो है आवेश का, वो है आवेश का क्वांटीकरण। ये आप समझिए। तो सबसे पहले देखिए क्वांटीकरण का क्या अर्थ होता है, इसको मैं आपको समझाता हूं। ये आवेश का एक गुण है जो उस दिन डिस्कशन होना बाकी रह गया था। इस गुण को आपको समझना है। आवेश के क्वांटीकरण का क्या अर्थ है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति बी व्यक्ति है। अब जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति बी को कुछ पैसे देता है, मनी देता है, रुपए देता है। तो सोचिए ए व्यक्ति मिनिमम मतलब कम से कम कितने रुपए ए बी को दे सकता है। तो ए जो है वो कम से कम इसको 1 रुपया दे सकता है, 1 रुपी जिसको दे सकता है। तो जब ए जो है बी को 1 रुपया देगा तो इसका ए का बैलेंस कम होगा, बी का बैलेंस जो होगा वो 1 रुपये बढ़ जाएगा। अब सोचिए क्या ए जो है वो उसको 2 पैसे, 3 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी हमारे प्रचलन में जो रुपए है वो कम से कम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये हम दे सकते हैं। हम जो पॉइंटों में जो रुपीज है उसका ट्रांसफर नहीं मानते हैं। तो जो धन है इसका क्वांटा, धन यानी जो रुपए है इनका क्वांटा जो हुआ, धन का क्वांटा बराबर 1 रुपया हो गया। अब क्वांटा का अर्थ क्या हुआ? क्वांटा का मतलब है मिनिमम वैल्यू पैसों की या रुपए की, जो कि एक व्यक्ति दूसरे को दे सकता है। एक व्यक्ति दूसरे को दे सकता है, वो मिनिमम वैल्यू क्वांटा हो गई। इसको हम किसी भी उदाहरण पे घटा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हो और आप उसको कहते हो कि मुझे है ना पेन चाहिए, तो मिनिमम आपको वो क्या करेगा? 1 पेन ही देगा। ऐसा तो नहीं है आप उससे 0.4 पेन मांगो, क्योंकि 0.4 पेन का कोई मतलब नहीं होता है। तो मिनिमम आप उससे 1 पेन ले सकते हो, मैक्सिमम आप उससे 2, 3, 4, 5 1 के गुणक के रूप में कुछ भी ले सकते हो। तो आपको क्वांटा का अर्थ समझ में आ गया होगा। क्वांटा का मतलब होता है वो मिनिमम वैल्यू जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर या स्थानांतरण की जा सकती है। तो ये आपको क्वांटा का मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए मैं इसको आवेश के क्वांटीकरण पे समझाता हूं। तो मान लीजिए ये एक आपका रेशम का कपड़ा है और ये एक कांच की छड़ है। ये कांच की छड़ है। ये दोनों प्रारंभ में उदासीन है। अब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं। तो जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और मिनिमम से मिनिमम एक ही इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम के अंदर जाएगा। ये आपको समझना है। कोई कहते हैं मैं आधा इलेक्ट्रॉन भेजूंगा, कोई कहते हैं मैं E/3 भेजूंगा या
E/6 भेजूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही कांच में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कांच का आवेश एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो जाएगी, तो कांच का आवेश हो जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ और रेशम का आवेश हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हम फिजिक्स में इस वैल्यू को E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस वैल्यू को -E के द्वारा हम लिखते हैं। हम बार बार 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम नहीं लिखकर उसके स्थान पर स्मॉल e लिख देंगे, तो स्मॉल e का अर्थ हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹। अगर -1.6 लिखना है तो आप -e लगाइए। अब देखिए, अगर हम दो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं तो Q का मान हो गया 2e और यहां पर कितना आ गया -2e। तो शायद आपको कुछ समझ में आया होगा कि मिनिमम वैल्यू आवेश की जो एक कांच रेशम को दे सकता है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का क्वांटा क्या है, आवेश का क्वांटा क्या है, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और उसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आंसर आपको याद करना है। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन की आवेश के तुल्य होता है और ये इसकी वैल्यू होती है। जब हम 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो Q की वैल्यू 3e और यहाँ पे बन जाएगी -3e। जब हम 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो 4e, यहाँ पे आ जाएगा -4e। तो अब देखिए, जो E है इसकी आगे में 1 2 3 4 ऐसे लिख रहा हूं। अगर मैं n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करता हूं तो आपको याद रखना है फॉर्मूला बनेगा Q = Ne। ये आपके 12th की फिजिक्स का फर्स्ट फॉर्मूला आ गया है। Q इस फॉर्मूले में आवेश है। Q का अर्थ यहां पर इस फॉर्मूले में Q का मतलब है आवेश। N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N जो होगा वो सदैव पूर्णांक होगा, ये आपको याद रखना है। N जो होगा वो सदैव पूर्णांक होगा और N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेगी। ये वैल्यू प्लस माइनस में दोनों में हो सकती है। अब देखिए, प्लस में N की वैल्यू प्लस कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो N की वैल्यू प्लस होगी, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो N की वैल्यू माइनस होगी। ये आपको बात याद रखनी है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को देती है तो उसमें +1 +2 +3 के अंदर आवेश आता है और लेने पे -1 -2 -3 आता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इस फॉर्मूले में E की वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये E की वैल्यू है। तो ये आपको सूत्र याद रखना है और साथ ही साथ आपको याद रखना है आवेश का क्वांटा जो है वो E के बराबर होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज बता देता हूं जिसे आपको याद रखना है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गेलमान। ये मैं स्टार बना देता हूं, आप नोट कर लेना इसे। एक साइंटिस्ट है गेलमान। गेलमान ने अपनी प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन के 2 टुकड़े प्राप्त किए। इलेक्ट्रॉन के 2 टुकड़े प्राप्त किए। पहला टुकड़ा है जो E/3 है, इसका नाम है डाउन क्वार्क। और जो +2 E/3 है उसका नाम है अप क्वार्क। ये आपको याद रखना है। अब ये सवाल आता है कि E से भी छोटे टुकड़े हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन से जो छोटे टुकड़े हैं क्या उनका भी ट्रांसफर हो सकता है क्या? तो याद रखना है कि ये सिर्फ प्रयोगशाला के अंदर प्रयोगों में ये टुकड़े किए गए। इनका स्वतंत्र स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं होता है। इसलिए यह
इनका स्थानांतरण नहीं हो सकता है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का, इसलिए यह जो दोनों क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन के जो दोनों टुकड़े क्वार्क हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टुकड़े माने जाएंगे, लेकिन इसे आवेश का क्वांटा नहीं माना जाएगा। आवेश का क्वांटा का अर्थ है वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है। क्वार्क का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण संभव नहीं है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टुकड़े कर सकता हूँ, वो भी प्रयोगशाला में, इसलिए इन्हें आवेश का क्वांटा नहीं माना जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आ गए होते हैं, या आपको अपवाद समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आवेश के क्वांटीकरण पे आधारित जितनी भी टाइप के न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपको समझा देता हूँ। तो आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम जो Q बराबर NE है, इस फॉर्मूले पर आधारित Q बराबर NE पर आधारित Q बराबर NE पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा Q बराबर NE फॉर्मूले पे आधारित आंकिक प्रश्न। सबसे पहला जो टाइप 1 है उसे आपको समझना है। इस टाइप में जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको दिए गए आप स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाएगी। सपोज कीजिए हमें यह कहा जाता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मान लीजिए एक वस्तु 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन देती है, तो हमें n का मान दे दिया गया 10 की घात 10। अब हमें आवेश का मान पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। n का मान रख लेंगे 10 की घात 10, E का मान रखना है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो हमारा सॉल्व हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात 10 -19। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जब आधार समान होते हैं तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। मैंने घातों को जोड़ दिया है, 10 में से 19 चला गया तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात -9 कूलम। ये आपका पहली टाइप का सवाल हो गया। इसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल में n दिया जाए और आवेश का मान पूछा जाए तो आपको इसे किस प्रकार से हल करना है। दूसरी टाइप का सवाल जो है उसे मैं आपको समझा देता हूं। हमें कई बार ऐसा दिया जाता है कि हीलियम ट्वाइस He4, या ब्रैकेट में इसको अल्फा खंड में लिखते हैं, हीलियम के नाभिक का आवेश ज्ञात करो। यह हमारा दूसरी टाइप का सवाल है। हीलियम के नाभिक का आवेश कितना होगा, यह सवाल पूछा गया। तो देखिए ये सवाल में हमें एक नाभिक दिया गया है, वो है हीलियम। तो हमें याद रखना है कि हीलियम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो ये जो संख्या है इसे n मानना है। जो तत्व के नीचे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो हीलियम के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या हो गई 2। तो हमारा Q का मान जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू, ये मैंने फॉर्मूला लगाया Q बराबर NE, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो ये मेरा सॉल्व हो गया 3.2 इंटू 10 की घात -19 कूलम। इस प्रकार मैंने n की वैल्यू लेकर Q का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर हमने दूसरी टाइप का सवाल देख दिया। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में कार्बन 6C12 का आवेश ज्ञात करने के लिए आ जाए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें n की वैल्यू जो है वो 2 के स्थान पर 6 दी गई है। आपको n का मान जो है वो 6 ले लेना है। यह हमारा टाइप 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम टाइप 3 तीसरी टाइप का प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरी टाइप का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, इसको देखते हैं।
तो जो तीसरी टाइप का प्रश्न है इसमें हमें इस बार आवेश दिया जाएगा और n का मान पूछा जाएगा। पहले हमने n दिया था, आवेश पूछा, इस बार आवेश दिया हुआ है। मान लीजिए एक वस्तु पर आवेश दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की घात -10 कूलम। तो बताइए इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी हुई। अगर ये प्लस है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और अगर यहीं पर माइनस आगे लिखा हुआ होता तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो हमें बताना है। तो हमें पूछा गया है कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी हुई। तो हमारा n का जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। हमें पता है कि q बराबर होता है ne, तो n बराबर होगा q बटा e। तो n का मान कैसे निकलेगा, n का मान आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की घात -10 बटा e का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। 1.6 से 3.2 कट गए, यह सीधा 2 आ गया, तो आंसर बनेगा 2 इंटू 10 की घात -10, तो यहीं पे है 10 की घात -19 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 10 की घात +19। n का मान हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात -19 में से 10 गए, पीछे बच जाएगा 10 की घात 9। ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई। आप गलती से भी यहाँ पे n क्या कोई मात्रक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आप गलती से यहाँ पर कूलम वगैरह नहीं लगाएंगे। तो ये हमने तीसरी टाइप का सवाल देखा। अब अगला हमारा चौथी टाइप का जो प्रश्न है इससे हम समझते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ होता है कि हमें द्रव्यमान में परिवर्तन दिया हुआ होता है। मान लीजिए हमें दिया गया कि एक वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हुई। देखो पहले तो मैं आपको एक बात समझाता हूं। इस प्रश्न को समझने से पहले इसको चित्र को समझना। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन राई के दानों से आप उसकी तुलना कर सकते हो। अगर कोई वस्तु पे मैं राई के दाने डालूंगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को दूंगा तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो याद रखेंगे जैसे जैसे किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है, और यदि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, अगर हम उसको खाली कर रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहे हैं, यानी हम उस वस्तु को धनावेशित बना रहे हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। तो ये आपको याद रखना है। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि, और जब किसी वस्तु को प्लस आवेशित किया जाता है, धनावेशित किया जाता है, तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है। अब हमारे को एक प्रश्न दिया गया कि एक वस्तु का द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया क्योंकि उसको ऋणावेशित किया गया। तो बताइए उस पर कुल ऋणावेश कितना आया। देखिए हमारे को पूछा गया है कि द्रव्यमान में परिवर्तन दिया हुआ है और Q का मान निकालने के लिए बोला है। अब हम जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वो Q बराबर m होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको n नहीं दिया हुआ है, n हमारा मिसिंग है। तो n का मान हम इस डेल्टा m की सहायता से ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपको सूत्र याद रखना है, डेल्टा m बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से n का मान निकालते हैं। n का मान हो जाएगा डेल्टा m बटा me। अब डेल्टा m का मान इस प्रश्न में कितना दिया हुआ है, डेल्टा m का मान दिया हुआ है 9.1 नैनोग्राम। तो देखिए डेल्टा m का मान दिया हुआ है 9.1 नैनोग्राम। नैनो मतलब होता है 10 की घात -9, और me दे रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों मैंने आपको बताया था 9.1 इंटू 10 की घात -31 होता है। इसमें 9.1 कट जाएंगे, 9.1 और 9.1 कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 10 की घात -9 इंटू 10 की घात -31। 31 में से हमने 9 घटाए तो हमारे पास बच गए 22, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास में जो बचा, ये -31 ऊपर आया, सॉरी, तो ये +31 बच जाएगा। और इसमें हमारे पास में आ जाएगा n का मान आ गया 10 की घात 22। 10 की घात 22 जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब हमें पूछा गया है इसमें कुल ऋणावेश कितना आया, तो अब हम लगाएंगे Q बराबर Ne, n का मान ले लेंगे 10 की घात 22 और E का मान हमें सबको पता ही है 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है, -19। तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात, जो इसकी जो वैल्यू होगी वो बनेगी -19 + 22, यानी कि हमारा मान आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात 3 कूलाम। इसका आंसर आ गया। तो कूलाम एक बहुत बड़ा जो है मात्रक है, तो काफी ज्यादा इसके अंदर आवेश की वैल्यू आई है, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारे टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन हो गया। अब हम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को वापस एक बार जरूर देखें। अब हम टाइप नंबर 5 जो है इसको सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 5 जो है इस क्वेश्चन में वो आती है, इसको देखिए। तो जो टाइप नंबर 5 है इसमें हमारे को जो है दे रखा होता है। इस सवाल में हमको क्या होगा कि ये सवाल है कि 1 कप जल में, 1 कप जल में प्लस व माइनस आवेश की गणना करो, ये बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से आपको एक एक स्टेप से समझाता हूं, इसको आप समझिए। देखो, सबसे पहले 1 कप जल, ये कप है और ये पूरा जल से भरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको डेटा याद रखना है, m बराबर 250 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि जो 1 कप जल होता है उसके अंदर जो जल का द्रव्यमान होता है वो 250 ग्राम होता है। अब जल का मतलब होता है H2O। अब देखिए, यदि हम सबसे पहले हम करेंगे कि इसके 1 कप जल में H2O के कितने अणु हैं। सबसे पहले हम H2O के टोटल अणुओं की संख्या की गणना करते हैं, कितने अणुओं की संख्या है। जब हम एक बार H2O के अणुओं की संख्या की गणना कर लेंगे तो हमें पता है कि एक H2O के अणु के पास में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, देखो, H2O का मतलब होता है 1H1 और 8O16। तो एक H2O के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक H2O का जो मोलर मास होगा वो 18 ग्राम होता है। ये आपको पता ही, आपने पढ़ा हुआ है इसको। तो H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमारे पास में टोटल H2O के अणुओं की संख्या आ जाए तो हम उससे आवेश की गणना कर सकते हैं। n आ जाएगा हमारे पास में, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी और उससे हम Q की गणना कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे, जो भी सवाल दिया हुआ है, इसको सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक है कि जब भी हमें जो भी दिया हुआ हो उससे हम उसके अंदर टोटल अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम यहां पे लिख देते हैं H2O का मोलर मास का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, CGS पद्धति में हो जाएगा 18 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसमें मोलों की संख्या निकालते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 कप जल में मोल की संख्या, तो मोल की संख्या कितनी आ जाएगी। हमारे को द्रव्यमान दिया हुआ है 250 और यहाँ पे हो गया 18। देखिए ये 18 कैसा है, 18 की गणना आपको ऐसे करनी है। 16 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन पे लिखा हुआ है 16 और एक 17 और एक 18, तो ये आपके पास में 18 आ जाएगा। 1 कप जल में कितना मोल H2O होंगे, तो आपके पास में आ गए 18। अब आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल जो होता है
उसमें जो अणु होते हैं वो आवागाद्रो संख्या के तुल्य होते हैं। 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु प्रति ग्राम मोल, ये Na है, ये होता है अणु प्रति ग्राम मोल। ये आपको याद रखना है। ये एक मोल में कुल अणुओं की संख्या होती है। हमारे पास एक कप जल में मोल की संख्या आ गई, तो अब हम एक कप जल में कुल अणुओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक कप जल में H2O के अणुओं की संख्या, सीधा देखो मैं अणुओं की संख्या पे आ गया। अणुओं की संख्या बहुत आसान है। ये जो ऊपर आया है 250/18, इसको Na से गुणा करना है। गणना मैं नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ विधि समझा रहा हूँ, गणना आपको स्वयं को करनी है। Na यहाँ पे दिया हुआ है, एक कप जल में H2O के अणुओं की संख्या। अब एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मैंने बताया एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं एक कप जल में टोटल अणु आ गए, टोटल अणु आ चुके हैं, तो मैं टोटल अणुओं से टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लूंगा। तो अब नेक्स्ट में निकालूंगा एक कप जल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहां पर मैं लिख दूंगा 250/18 इंटू Na इंटू 10। यहाँ पे मैंने 10 से क्यों गुणा किया है? क्योंकि H2O के अणु में यहाँ पे नीचे 10 आएगा। अन्य कोई अणु हो, जैसे एल्कोहल हो या कोई भी प्रकार का पदार्थ दिया हुआ हो, उसमें जो भी है नीचे लिखा हुआ है उससे आपको इसको गुणा करना है। तो एक कप जल में मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब मैं निकालूंगा एक कप जल में टोटल आवेश। एक कप जल में टोटल आवेश, तो एक कप जल में टोटल आवेश आ जाएगा आपका 250/18 इंटू Na इंटू 10 इंटू E से मैं गुणा कर दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उससे जब मैं E से गुणा करता हूं तो मेरे पास में ये कुल आवेशों की संख्या आ गई। और जितना प्लस आवेश होगा उतना ही माइनस आवेश होगा, ये आपको याद रखना है। जल जो है हमारा, जल एक उदासीन है, हम इसको पीते हैं तो वो उदासीन होता है, तो जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होगा। जितना प्लस होगा ये केवल प्लस आवेश है, तो इतना कितना माइनस आवेश